हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया रीजेंट जिसका नाम है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ये पैरासिड फैमिली का ही एक मेंबर है। इसके अलावा इस फैमिली में बहुत सारे और मेंबर्स भी हैं, जैसे कि H2O2 है, H2SO5 है, DMDO है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका मेंबर है वो यही है। अब इसके अगर हम नेचर के बारे में बात करें तो ये कैसा दिखता है, तो ये दिखता है कुछ इस टाइप से कि यहाँ मेटा पोजीशन पे लगा होता है क्लोरीन और यहाँ होता है आपका एक पैरोक्सी लिंकेज C डबल बॉन्ड OOH के साथ। अब एक बात ध्यान रखिए आप, जब ये पैरोक्सी लिंकेज आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक करनी चाहिए कि ये वाला बॉन्ड काफी कमजोर होने वाला है। रीजन इज कि यहाँ लोन पेयर रिपल्शन है, इसकी वजह से बॉन्ड कमजोर तो ये है ही। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है PHCOO, ये खुद एक लिविंग ग्रुप है। अगर ये लिविंग ग्रुप हुआ तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो बेसिकली जब ये टूटेगा ना तो ये आयनिक मैकेनिज्म से टूटेगा। तो ये आप कैसे तोड़ना पसंद करोगे इसे? तो ये वाला जो सेंटर है आपका, यहां पर प्लस चार्ज डेवलप होने वाला है काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप लेके भागेगा। PHCOO- एक बहुत ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा। तो अगर आपके पास कोई एल्कीन हुई तो वो एल्कीन अगर हमला करेगी तो इस सेंटर पे अटैक करेगी। जैसे इस सेंटर पे अटैक होगा तो यहां से ये पूरा ग्रुप लेके जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहां तो लग गया आपका O, इस पे लगा हुआ है H, ये पूरा चला गया। ठीक है, यहां पर आ गया प्लस, इस प्लस पे ये लोन पेयर दे सकता है अपने NGP टाइप करके। तो ये हिस्सा जो निकला है PHCO नेगेटिव, PHCOO-, ये क्या कर सकता है? इसके H को निकाल सकता है, तो बन गई आपकी इपॉक्सी। इस तरीके से आप इपॉक्साइड फॉर्म कर सकते हो। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर इस बॉन्ड का बनना और पुराने बॉन्ड का टूटना और SH का निकलना, ये सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं। मतलब इसे कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपको कुछ ट्रांजिस्टेड इस तरह से दिखाई देगी। देखिए, पुराना वाला बॉन्ड टूट रहा है, एल्किन का बॉन्ड टूट रहा है, ये दो बॉन्ड लगातार बन रहे हैं ऐसे सेम टाइम, O और H का बॉन्ड भी टूट रहा है, और यहां पर ये वाले RCO नेगेटिव भी ब्रेक हो रहा है यहां से। तो ये सब चीजें एक साथ हो रही होती हैं, और जब सारी चीजें एक साथ ही हो रही होंगी तो ये जो बॉन्ड है इसको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये अगर घूमना भी चाहे, मान लो ये इसकी एल्कीन है, बीच में ये ट्रांस हो जाए, शायद इतना मौका ही नहीं मिला उसे, क्योंकि पुराना बॉन्ड का टूटना और नया बॉन्ड का बनना एक साथ चल रहा है, तो इतना टाइम ही कहाँ है कि ये बॉन्ड सिंगल हो जाए। ठीक है, इस वजह से ये रिएक्शन जो होती है ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि अगर एल्कीन आपके पास सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस होगा, अगर एल्कीन आपकी ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस होगा, क्योंकि यहाँ बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना साथ हो रहा है, तो मॉलिक्यूल को इतना मौका ही नहीं मिला कि मॉलिक्यूल घूम पाए। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी पूछ ले कि MCPBA के साथ आप एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हो तो बताइए स्टीरियो सिलेक्टिव होगी या स्पेसिफिक, तो आप बोलोगे ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। मतलब अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल के दो आइसोमर हैं, जैसे यहाँ पर ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन है, तो ऐसे में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो एक्सक्लूसिव बनेंगे और 100% बनेंगे, इसमें कोई मिक्सचर नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम करें कि इसकी कंपैरिजन किया जाए, मान लो कि जो ये पर एसिड है MCPBA और नॉर्मल एसिड है RCOH, जो ज्यादा एसिडिक कौन है? तो आपको ये पता है कि आपके पास कोई पर एसिड होगी RCOOH और एक होगी RCOH। तो H+ रिलीज करने के बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होगी। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज सीधा रेजोनेंस में है, जबकि ऊपर वाले में अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है। तो ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? आपको ध्यान रखना है कि RCO2H ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू पर एसिड। दूसरी बात, अगर कोई कहे कि आपको कि न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा कौन है, अगर मैं H2O2 को लूं, H2O2 तो एक पर एसिड है और इसका कंपेरिजन OH- से करूं, तो बेसिसिटी में तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना। अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो जैसे OOH- है मेरे पास और OH- है, और कोई पूछे ज्यादा बेसिक कौन है, तो ज्यादा बेसिक तो हाइड्रोक्साइड ही होगा। क्यों होगा ज्यादा बेसिक हाइड्रोक्साइड? बिकॉज कि हाइड्रोक्साइड जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ OOH है तो ये -I से खींचेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा इतनी आसानी से, तो बेसिक तो OH होगा। तो ये वाला स्टेप भी क्लियर होगा आपको कि OH ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू, मुझे H2O2 नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पर OOH लिखना चाहिए बेसिकली ना। ठीक है, सेम फैमिली से कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट वो ये है, अगर कोई कहे कि बताइए ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा H2O2 एक ज्यादा ही मजबूत, ज्यादा ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इसके पीछे रीजन क्या है कि H2O2 में या पेरोक्साइड्स के अंदर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसका जो होमो है वो हाई एनर्जी का हो जाता है काफी। ठीक है, अगर लोन पेयर रिपल्शन करेंगे हम तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इसके, मतलब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर बनाऊं तो ये इसका होमो हो जाएगा। इस रिपल्शन की वजह से इसका जो होमो है काफी हाई एनर्जी का है, जिससे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसको हम अल्फा इफेक्ट भी कहते हैं। आप इसको अल्फा इफेक्ट, या आप कह सकते हो
इसके लोन पेयर के धक्के से ये अवेलेबल जल्दी हो जाएगा, इसके लोन पेयर के धक्के से ये अवेलेबल जल्दी हो जाएगा, अगर हम देसी भाषा में बात करें। लेकिन टेक्निकली बात करें तो इसका होमो जो है वो हाई एनर्जी का है, तो ये आराम से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू OH माइनस, ठीक है। पर बेस ये बुरा है। ऐसे ही NH2OH में भी अल्फा इफेक्ट लगेगा, N2H4 में भी हाइड्रोजन में भी अल्फा इफेक्ट लगेगा, ये ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे अमोनिया से, पर अमोनिया ज्यादा अच्छा बेस होगा N2H4 और NH2OH से, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में या बेसिसिटी के बारे में या एसिडिटी के बारे में। अगर हम बात करें एसिडिटी की भी तो H2O2 और पानी में अगर कंपैरिजन करें तो H2O2 ज्यादा एसिडिक होता है पानी से, क्योंकि H2O2 जो है वो 2H देता है, पानी एट अ टाइम एक ही H देता है, इसलिए H2O2 ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन बातें हुई बेसिक इसकी। हाँ, लेकिन आपके पास अगर दो एल्कीन है, एक है रिच और एक है मेरे पास डेफिशिएंट एल्कीन, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर रिच एल्कीन में एपॉक्सी बनानी है तो आप हमेशा MCPB यूज करेंगे, और अगर आपको डेफिशिएंट एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन के अंदर एपॉक्सी बनानी है तो आप यहां पर H2O2 और OH माइनस यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि MCPB जो होता है यहां पर इसका जो होमो है, अगर हम बात करें, देखिए क्या हो क्या रहा है इसमें, लोन पेयर रिपल्शन, ये वाला बॉन्ड कमजोर हो रखा है, इस कमजोर होने की वजह से इसका सिग्मा काफी नीचे होगा और सिग्मा स्टार काफी, सॉरी उल्टा बोल दिया, लोन पेयर रिपल्शन इसका सिग्मा बॉन्ड काफी वीक होगा, तो सिग्मा ऊपर जाएगा तो सिग्मा स्टार काफी नीचे आ जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में है ही, तो मैं O का बना रहा हूँ, ये बॉन्ड खाली बॉन्ड ऑर्डर, दो बॉन्ड मैंने बॉन्डिंग भर दिए, तो चूंकि ये वाला बॉन्ड काफी कमजोर है, रीजन इस लोन पेयर रिपल्शन, और एक और बात है इसके रेजोनेंस की वजह से भी कमजोर हो रहा है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जा रहा है ना, तो ये लेके भागेगा इससे, इस OH से पूरा RCO नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड काफी वीक हो रहा है। वीक होने के बाद इसका सिग्मा हाई एनर्जी का होगा, मजबूरी में सिग्मा स्टार को नीचे आना पड़ा है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में रहे, तो इसका ल्यूमो जो है, ल्यूमो काफी लो एनर्जी का है, इसका ल्यूमो काफी लो एनर्जी का है, इसी वजह से ये एल्कीन से इलेक्ट्रॉन आराम से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जैसा कि अगर हम H2O2 की बात करें तो H2O2 का जो होमो है वो काफी हाई एनर्जी का है, ठीक है। तो दोनों में उल्टा है, मतलब अगर हम बात करें RCO2H की तो वो ल्यूमो की तरह काम करता है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि RCO3H और एक है H2O2, ठीक है, ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वाला रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर मैं ऐसे कह दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि H2O2 का होमो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना, H2O2 का होमो हाई एनर्जी का था, जबकि RCO3 का ल्यूमो काफी लो एनर्जी का है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये रिच है, तो इसको पसंद आती है वो एल्कीन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, और इसको पसंद आती हैं वो एल्कीन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, ठीक है। तो RCO3H हम यूज करेंगे ज्यादातर MCPBA या MECO3H जब आपको इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन में एपॉक्सी बनानी होगी, और H2O2 और OH नेगेटिव आप यूज करोगे जब आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन के अंदर एपॉक्सी बनानी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, ध्यान रखिएगा इस बात को कि आप कहाँ पर कौन सा पेरोक्साइड यूज करने वाले हो, ठीक है। आप हर जगह हर पेरोक्साइड को यूज नहीं कर सकते हो। तो MCPBA के बारे में हमें ये बात समझ में आ गया कि क्या पता चला कि MCPBA का जो ल्यूमो है वो काफी कैसा है, लो लाइंग है। ये लो लाइंग हुआ कैसे? क्योंकि इसका जो ल्यूमो था वो कहाँ आ गया, काफी नीचे आ गया है। क्यों आया? क्योंकि बॉन्ड कमजोर था तो होमो ऊपर चला गया था, तो ल्यूमो को नीचे आना ही पड़ेगा ताकि बेरी सेंटर बीच में रहे, ठीक है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकता है, तो इसको ज्यादा रिच एल्कीन ज्यादा पसंद आती है। तो अगर कोई ऑर्डर पूछे, रेट पूछे, तो रेट में दिख रहा है आपको सबसे ज्यादा रिच यही है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, फिर यहाँ पर या काफी सारे हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर यहाँ थोड़े कम हो गए, यहाँ थोड़े और कम हो गए, फिर और कम होते यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं। तो जितनी ज्यादा रिच एल्कीन होगी वो उतनी तेजी से हमला करेगी MCPBA के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। उसके बाद अगर MCPBA का आपने 1 इक्विवेलेंट डाला है तो यहां पर वो MCPBA चूंकि काफी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन, तो वो उस पर हमला करेगा जो ज्यादा रिच होगी। तो यहां पर देखिए ये दोनों मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन से और इंडक्टिव फैक्टर्स को रिच कर रहे हैं, तो एपॉक्सी भी इधर ही बनेगी। यहां पर अगर हम बात करें तो ये रेजोनेंस इसको रिच कर रहा है, तो एपॉक्सी भी यही बनेगी। यहां पर भी हमने 1 इक्विवेलेंट डाला था। हाँ, अगर आपने जैसे साइक्लोपेंटाडाइन है, साइक्लोपेंटाडाइन में अगर मैं बफर ना डालूं तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एपॉक्सी बन गई, चूंकि मीडियम एसिडिक है तो ये एपॉक्सी खुल भी सकती है, भाई यहाँ H लग जाए और यहाँ से खुल जाए, तो इसकी पीएच को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ बफर डालते हो। आपने क्या ऐड कर दिया? बफर। बफर से होगा क्या? बफर से इसकी पीएच कंट्रोल होगी, जिससे आपका ये जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, तो ये खुलेगी नहीं, ये बंद रहेगी, ठीक है। वरना अगर आपने बफर नहीं डाला तो उसमें रिस्क किस चीज का है कि ये यहाँ पर ओपन होने के चांस भी हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर आपका OH आ जाएगा पानी का, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बन सकता था,
ठीक है, इसको रोकने के लिए हमने बफर डाल दिया है। नेक्स्ट बात करें R2S, हीट्रोएटम का ऑक्सीडेशन करता ही है। अच्छा, हीट्रोएटम का ऑक्सीडेशन को MCPP के अलावा और कौन कर सकता है? H2O2 कर सकता है, H2SO5 कर सकता है, NaIO4 कर सकते हैं। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हीट्रोएटम अपने लोन पर दे देते हैं ऑक्सीजन को, तो ऐसा कुछ बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर सल्फर की जगह पे सेलेनियम भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, उसका भी ऑक्सीजन सेम इसी मैकेनिज्म से होगा। ये वाला पॉइंट भी हो गया। उसके बाद एक रिएक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन। तो बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन के अंदर रिंग का एक्सपेंशन कर देता है MCPP। कैसे करता है जरा देखें। अगर मेरे पास 5 मेंबर रिंग है और मैं ले रहा हूँ RCO3H, तो RCO3H टूट तो जाएगा ही ऐसे, RCO- में, क्योंकि एसिडिक है। तो टूटने के बाद यहाँ पर लग जाएगा आपका O- और यहाँ हो जाएगा आपका OOCOR। अब यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन तो हो ही रखी है। इस लोन पेयर रिपल्शन से ये वाला बॉन्ड काफी कमजोर हो रखा है और ये पूरा लीविंग ग्रुप है, तो ये लेके भागेगा। जब ये लेके भागेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ मैग्नेट कर जाएगा। यहाँ पर हो गया O-, यहाँ आ गया प्लस, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मैग्नेट कर गया है। और ये कौन? RCO नेगेटिव भाग गया यहाँ से। RCO2 नेगेटिव चला गया। बाद में नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और रिंग आपकी 5 से 6 हो जाएगी, मतलब रिंग बड़ी होगी। अब यहाँ पर ये तो चलो सिमेट्रिकल था, है ना, इसमें तो कोई टेंशन नहीं थी। इसको हम क्रीग इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। क्रीग इंटरमीडिएट जो बीच में बना है ना, ये यहाँ से टूटता हुआ जो थोड़ी देर के लिए बना है, इसको हम क्रेग इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हुआ तो कौन सा ग्रुप मैग्नेट करेगा? तो मैग्नेटिंग टेंडेंसी जनरली इस क्रम में होती है कि टर्शरी एल्काइल, उसके बाद सेकेंडरी हेक्साइल, सेकेंडरी एल्काइल, बेंजाइल, H एराइल, 1 डिग्री एल्काइल, साइक्लोप्रोपाइल या मिथाइल। क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो किस तरीके से देगा वो? अगर कार्य सेंटर मौजूद हुआ माइग्रेशन वाले टर्मिनल पे, तो वहां पर स्टीरियो में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर पहले भी आर था तो बाद में भी वो आर ही रहेगा, पहले ऐसे तो बाद में भी ऐसे ही रहेगा। क्वेश्चन में इस तरह से हो सकता है कि आपको जैसे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, देखो यहां पर ऑक्सीजन इंसर्ट कराना है, बेसिकली हम ऑक्सीजन इंसर्ट करा रहे हैं, तो आप जैसे यहां पर ये कौन सा है, ये देखो यहां से 2 डिग्री है, इधर कैसा है, ये 1 डिग्री है। तो 2 डिग्री में और 1 डिग्री में ज्यादा पहले इंसर्शन किस में होता है? 1 डिग्री तो बाद में है, पहले 2 डिग्री में होता है सेकेंडरी एल्काइल में। तो आप ऑक्सीजन को यहाँ इंसर्ट करा दीजिए। मैकेनिज्म मैंने आपको बता ही चुका हूँ, ट्रिक से आप याद रखिए, ज्यादा भीड़ की तरफ, मतलब इस क्रम में आपको इंसर्ट कराना है। जैसे पेपर में आ जाए कभी एक तरफ पीएच है, दूसरी तरफ CHO है, तो फिनाइल में और H में कहाँ इंसर्ट कराओगे? पहले H में कराओगे, तो यहाँ पर वो आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कभी कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल, तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल में पहले कौन आता है? साइक्लोप्रोपाइल, तो ऑक्सीजन कहाँ इंसर्ट हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके मैकेनिज्म को अकम्प्लिश करा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन। बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन जैसा ही, अच्छा कई बार कंपटीशन हो जाता है बेयर-विलेगर का एपॉक्सीडेशन के साथ, तो याद रखिएगा कभी भी ट्राई सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड हुआ तो वहां पर तो बेयर-विलेगर होना ही नहीं है, वहां तो एपॉक्सीडेशन ही होना है। मतलब कई बार मॉलिक्यूल कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बेयर-विलेगर से जाऊं या मैं एपॉक्सीडेशन कर दूं। जैसे ये वाला बॉन्ड आप देखिए ध्यान से, ये ट्राई सब्स्टिट्यूट है, इसमें 3 मिथाइल है, अच्छा खासा रिच हो रखा है ये, तो ऐसे केस में आप बेयर-विलेगर पे नहीं जाओगे। यहाँ पड़ा हुआ MCPP है, तो आप यहाँ क्या करोगे? यहाँ बेयर-विलेगर नहीं होगी, यहाँ पर फिर अब ऐसे केस में इपॉक्सी बन जाएगी। अगर एल्कीन ट्राई सब्स्टिट्यूट है तो आप ध्यान रखिएगा, रिच हो रखी है, तो MCPP को रिच एल्कीन बहुत पसंद आती है, तो वो भूल जाता है मुझे बेयर-विलेगर करनी है, वो जाके हमला बोल देता है एल्कीन के ऊपर और वहाँ इपॉक्सी बना देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अगर आपको बेयर-विलेगर ही करानी है, आपको इपॉक्सीडेशन कराना ही नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, फिर चाहे ट्राई सब्स्टिट्यूट हो ना हो, आप एक ऐसी परऑक्सी लीजिए जिसमें H हो ही ना, क्योंकि सारी प्रॉब्लम ये H से आ रही है। MCPPA का जो H है ना, RCOOH, उस H से ही H की वजह से ही इपॉक्सी बनती है, उसे लो ही मत। ये रीजन अगर कहीं मिल जाए तो ये चाहे एल्कीन ट्राई सब्स्टिट्यूट हो, चाहे OMe से रेजोनेंस आ रहा हो, मतलब ये तो पैदा ही किस काम के लिए हुआ है? 100% बेयर-विलेगर कराने के लिए। अगर ये कहीं दिखता है तो भूल जाइए, कुछ और होगा। ऐसे केस में तो बेयर-विलेगर होकर ही मानेगा। ठीक है, तो जैसे पीछे वाला क्वेश्चन अगर मैं लूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ बेयर-विलेगर हो मेरे साथ, तो आप क्या डाल दीजिए इसमें? ये डाल दीजिए आप Me3SiOOSi Me3, तो अब तो यहाँ और कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर तो अब बेयर-विलेगर ही होगी, यहाँ पर नहीं बनेगी इपॉक्सी। ठीक है, तो ज़्यादा भीड़ की तरफ बनती है, ज़्यादा भीड़ की तरफ फंसता है ऑक्सीजन, यहाँ फंसा दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास भाई एरोमेटिक रिंग्स हैं तो आप कहाँ फंसाओगे? तो आप ये ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक रिंग्स में जैसे कोई देने वाला ग्रुप है, जैसे OMe है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मेरे पास CO और यहाँ पर मेरे पास खाली फिनाइल है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा रखे हैं आपने +R वाले, तो +R और खाली बेंजीन, +R में और बेंजीन में पहले कहाँ फंसता है? +R की तरफ फंसेगा, मतलब यहाँ ऑक्सीजन फंसेगा।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। अगर प्लस आर और एच में हुआ तो प्लस आर में आपको पहले फंसाना है, अगर NO2 हुआ तो NO2 वाला तो लास्ट में आएगा खींचने वाले, तो माइनस आर वाले सबसे लास्ट में आएंगे, पहले आपको जो इंसर्ट कराओगे आप प्लस आर वाले में कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट होगा इस साइड में, तो ये भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है हमेशा MCPBA ही दिया होगा एग्जाम में, MCPBA के अलावा आप चाहो वो एग्जामिनर हो सकता है H2SO5 दे दे, CH3CO3H दे दे, ट्राइफ्लोरोपैरासिट दे दे, ठीक है, यूरिया H2O2 भी दे सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, H2O2 जो होता है ना, H2O2OH नेगेटिव, वो कॉन्जुगेटेड अगर कीटोन है हमारे पास तो वहां पर ये कुछ नहीं करता, वहां पर इपॉक्सी बना देता है, वहां बेर ब्लेगर नहीं करेगा। मतलब MCPB का ड्रॉबैक ये है कि ये भूल जाता है मुझे बेर ब्लेगर करनी हो कब, जब बॉन्ड ट्राई सब्स्टिट्यूट हो या टेट्रा सब्स्टिट्यूट हो, मतलब एक डबल बॉन्ड में 3 मिथाइल लग रहे हो या एक डबल बॉन्ड से 4 एल्किल ग्रुप लग रहे हो, तो ये भूल जाता है कि बेर ब्लेगर करना है, फिर ये क्या करता है, एपॉक्सी बनाता है। सेम H2O2 की संग प्रॉब्लम है, H2O2 भी भूल जाता है कि मुझे बेर ब्लेगर करनी है, अगर उसको कहीं दिख गई कि मेरे सामने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है तो वो वहाँ एपॉक्सी बनाने चला जाता है, फिर वो भूल जाता है कि मुझे बेर ब्लेगर भी करनी है क्या। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें, कहीं यहाँ पर इसके सबस्ट्रेट जो है कॉन्जुगेटेड कीटोन का तो नहीं है या ट्राई सब्स्टिट्यूट एल्कीन का तो नहीं है, ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सावधान होकर काम करना है। हाँ, H2O2OH नेगेटिव में हमेशा ही ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, क्यों बनता होगा ट्रांस प्रोडक्ट, क्योंकि उसको मौका मिल जाता है, देखिए कैसे घूमने का, क्योंकि ये काफी रिच है, ये इस तरह से होगा। तो जो अगर मैं H2O2 को तोड़ूं बेस के बेस में कैसे टूटेगा, ये OOH माइनस में तो टूटेगा, और धक्का कैसे पड़ रहा है, ऐसे पड़ रहा है। तो यहां पर हम कैसे बना सकते हैं इसको, ये इस तरह से है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन अगर ये है तो ये ऐसे अटैक कर जाएगा इसके ऊपर, यहां प्लस पे OOH का अटैक करा दो, माइनस का इस पे, ये गया ऊपर H डबल बॉन्ड OPH, यहां लग गया आपका OOH। अब लोन पेयर रिपल्शन से कमजोर रखा है बॉन्ड, और ये नेगेटिव हालांकि ऊपर तक जाएगा फिर लौट के आएगा और लौट के आगे यहाँ धक्का, अच्छा थोड़ी देर के लिए सिंगल बॉन्ड नहीं है ना, थोड़ी देर के लिए सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इतनी देर में ये बॉन्ड घूम सकता है कि नहीं भाई, मौका है ना इसके पास। जबकि MCPB में इतना मौका नहीं मिल पाया उसे, क्योंकि वहां बनी थी कंसर्टेड स्टेप, बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना साथ हुआ था, तो वहां तो मौका ही नहीं मिला उसे, ठीक है। तो वहां तो जैसी एल्कीन थी, अगर सिस थी तो प्रोडक्ट भी सिस हो गया, ट्रांस थी तो ट्रांस बन गया। यहाँ इसके पास मौका होता है तो ये बॉन्ड घूम सकता है, और अगर एक बार ये घूम गया तो हो सकता है OH ऊपर पहुंच जाए और मिथाइल नीचे आ जाए। अब ये इतनी देर में हमला बोलेगा इस पर, OH चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अच्छा बन सकता है, यहाँ पर इसके पास मौका है। तो देखिए ये सिस एल्कीन अगर MCPB डालोगे तो वहां पर तो आपको सिस से सिस ही मिलेगा, पर H2O2 डाला तो आपने वहां प्रोडक्ट ट्रांस हो गया, ठीक है। तो बड़ा ध्यान रखना है, अगर आपकी एल्कीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और आपने H2O2 डाल रखा है और वो सिस है तो प्रोडक्ट ट्रांस होगा, और वो पहले से ट्रांस है तभी ट्रांस ही बनेगा। प्रोडक्ट खराब क्यों बनेगी, अच्छी वाली बनेगा ना, स्टेरिक कंडेंस में कम से कम हो भाई, जिसमें भारी भारी ग्रुप दूर हो वो अच्छा होता है कि नहीं। तो H2O2 के साथ तो ट्रांस ही प्रोडक्ट बनता है, पर MCPB एक स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जन्म देती है, जिसमें अगर रेक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस होगा, रेक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस ही होगा। उसके अलावा H2O2 और OH नेगेटिव की एक रिएक्शन और है जिसको हम डेकन रिएक्शन कहते हैं, ये भी कुछ बेयर ब्लेगर जैसी ही है, डेकन रिएक्शन। डेकन रिएक्शन में क्या होता है, जनरली इसके अंदर फिनॉल या एनिलीन होती है, OH या NH2, इसके पैरा पोजीशन पे CH होता है। अच्छा, मैं फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने रीमल्टीमेंट करा दिया फिनॉल के साथ, तो ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जैसे मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और हम डालते हैं इसमें H2O2 और OH नेगेटिव। तो मैं फिनॉल के साथ समझा देता हूँ, NH2 के साथ आपको समझ लीजिएगा। तो यह होगा हमारे पास OOH माइनस, ये माइनस के H किसने निकाला, OH ने, ये हमला कर देगा C प्लस पे, तो यहाँ पर हो जाएगा OH O माइनस H OOH। अब देखिए क्या होगा, यहाँ हो रहा है लोन पे रिपल्शन, नेगेटिव चार्ज आया बॉन्डिंग में, अब इस रिपल्शन से ये वाला बॉन्ड कमजोर हो रखा है, तो ये पूरा का पूरा, अच्छा H में और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में खुद ही आप देखिए, प्लस R में और H में कौन पहले मैग्नेट करता है, R ही तो करता है देने वाला ग्रुप, तो ये मैग्नेट करेगा यहाँ, OH यहाँ से चला जाएगा, ये बॉन्ड वैसे ही कमजोर था, तो क्या बन गया आपका COH, और यहाँ O से लग गया आपका फिनाइल, बाद में आप OH नेगेटिव से इसका कर दिया हाइड्रोलिसिस, फिनॉल अलग और आपका HCOOH अलग, ठीक है, फिनॉल प्लस फॉर्मेट एनाइन आपका अलग हो जाएगा, ठीक। तो ये फिनॉल बनाने का एक तरीका है। ऑलरेडी एक OH दे रखा था, समझ गए ना, यहाँ पर एक OH था तो यहाँ OH तो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पर NH2 भी हो सकता है इस जगह पे। तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, रीमल्टीमेंट से पहले तो लगा है यहाँ पर, अब वैसे इसको मैकेनिज्म से करो या ना करो, ट्रिक तो आपको आनी चाहिए, मैकेनिज्म भी आना चाहिए। वैसे ट्रिक ये कहती है, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है,
राइमटी मैंने इसमें पता ना डाइक्लोरोकार्बन बनती है, डाइक्लोरोकार्बन यहाँ इंसर्ट कर जाएगी तो यहाँ आपका रिमटी में से CHO बन जाता है। अब आपको इतना ध्यान रखना है बस कि H में और देने वाले ग्रुप में ऑक्सीजन कहाँ फंसता है, आप इतना चेक कर लो H2O2 से कहाँ फंसता है, इसमें लिखा हुआ है देने वाले में, तो आप यहाँ पर O फंसा दीजिए, फंसा दिया। अब OH नेगेटिव का काम भी तो करना है हमें, तो OH नेगेटिव क्या कर देगा, इसका सिंपल हाइड्रोलाइसिस कर देगा, है ना, हो गया कि नहीं, देखिए बन गया प्रोडक्ट। यहाँ OH की जगह पे ध्यान रखिए NH2 भी हो सकता है, और इसके पैरा पे OH के पैरा पे यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो या पैरा पे CHO ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे पे आए हम, अगर हम एल्कोहल है हमारे पास और H2O2 और HClO4 है, यहाँ पर भी एक रिएक्शन हो सकती है, इसको हम हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो हुआ ये होगा PHCCS3 H प्लस इसके OH पे हमला करके इसको निकाला जाएगा भाई, इसने HClO4 के H प्लस में अटैक किया और ये चला गया यहाँ से, तो यहाँ प्लस आ गया, प्लस पे कौन अटैक कर देगा, H2O2 का OH माइनस यहाँ अटैक कर देगा, तो आपका बन जाएगा PHCCS3OOH। अब लोन पेयर रिपल्शन ये वाला बॉन्ड काफी कमजोर हो रखा है परऑक्सी वाला, तो यहाँ पर अब ये कमजोर है तो जाएगा ही, तो यहाँ से कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो ग्रुप की जो टेंडेंसी है माइग्रेट करने की पीएच में और मिथाइल में, तो आप देख सकते हो पहले कौन आता है, एराइल पहले आता है ना, मिथाइल बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले पीएच आएगा, ये यहाँ आएगा, ओ यहाँ से चला जाएगा, तो सी से हो गया CH3 ओ पे लग गया तुम्हारा फिनाइल, और यहाँ आ गया आपके प्लस, ये प्लस चार्ज काफी स्टेबल है, क्यों, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग वाला यहाँ पर ऑक्सोनियम कैटायन है, ठीक है। अब यहाँ प्लस पे कौन आ जाएगा, OH, किसका OH आया, ये इसी का OH आ जाएगा जो भाग के गया है, या फिर पानी का OH भी आ सकता है अगर आप वर्कअप करते हो। आप जानते हो कार्बन से 2 हीटोटम अनस्टेबल होते हैं, इसको जाना पड़ेगा धक्के से OPH को, लीविंग ग्रुप भी अच्छा है ये, तो आपका एक तो बनेगा कीटोन और दूसरा बन गया आपका फिनॉल। इस तरह से आप कीटोन और फिनॉल को बना सकते हो। सेम नीचे वाले में भी ऐसा ही होगा, ये भी हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट है। इसमें क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले PH डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पर H प्लस का अटैक होगा, धक्का पड़ रहा है ना यार रेजोनेंस का, तो यहाँ H पर अटैक हो जाएगा, तो PH यहाँ पे लग गया H, यहाँ आ गया प्लस, इस प्लस पे अटैक कर जाएगा OH आपका, पेरोक्साइड इस पे अटैक कर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका OH। फिर वही प्रॉब्लम, लोन पे रिपल्शन से ये वाला बॉन्ड कमजोर हो रहा है तो इसको जाना पड़ेगा। अब यहाँ से कौन माइग्रेट करेगा, मैं तो फिनाली करेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो ये यहाँ से चला जाएगा, ये बॉन्ड कमजोर हो रखा है ना, तो ये हो गया O पे लग गया आपके PH, यहाँ पे है PH, यहाँ पे H, यहाँ प्लस आया, ये काफी स्टेबल कार्बोटाइन है, क्यों, रेजोनेंस वाला है ना ऑक्सोनियम कैटायन, इस वजह से। अब यहाँ पे प्लस पे कौन लग जाएगा, पानी का OH लगा दो, नहीं तो आप इसका OH भी लगा सकते हो, OH की तो वैसी कोई कमी नहीं है। फिर वो ये कार्बन से 2 हीटोटम, इसको जाना पड़ेगा, तो एक फिनॉल बनेगा और आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अच्छा 2 फिनाइल थे यहाँ पर, और यहाँ एक CH3, सॉरी यहाँ पर CH3 है, ठीक है, ये CH3 है, तो ये कीटोन बन जाएगा और आपका फिनॉल बन जाएगा। नीचे वाले में भी आप कर सकते हो सेम इसी तरीके से। ये जो है लोन पे से रिपल्शन, ये वाला बॉन्ड कमजोर होगा, OOH, और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये कमजोर हो रखा है, ठीक है, तो इसको निकाल देता हूं मैं, ये वाला बॉन्ड तो चला गया यहाँ से, ये चला गया यहाँ से, तो ये आ गया प्लस, इस पे आ गया आपका प्लस। अब यहाँ से 2 ग्रुप है, आपके कौन सा मैरिट करें, तो आप उसको मैरिट करोगे जहां पर नेगेटिव चार्ज अच्छा है, किस पे रहता है, sp2 वाले कार्बन पे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से मैरिट कर जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ था ही, प्लस कहाँ गया, अब यहाँ ये काफी स्टेबल कार्बोटाइन है, रीजन इज ऑक्सोनियम कार्बोकैटायन, यहाँ पानी का OH आ जाएगा इस प्लस पे। अब एक कार्बन से 2 हीटोटम है ना, इसके धक्के से खुल जाएगा, तो डबल यहाँ बन गया एल्डिहाइड, और ये इनॉल है, ये भी टोटमराइज करके फिर से एल्डिहाइड बना देगा, क्योंकि इनॉल से ज्यादा अच्छा कौन होता है, एल्डिहाइड, बस उसमें एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कॉन्जुगेशन ना आ रहा हो, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट भी बन गया आपका। सेम यहाँ पर भी इसे कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। नीचे वाले में भी कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होगा। सबसे पहले आपने डाली HNU से क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ का टूट जाएगा, मतलब ये H क्यों टूटा, क्योंकि इसके टूटने के बाद यहाँ पर फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी मिलती है, तो यहाँ आ गया आपका फ्री रेडिकल, O2 में आप जानते हो फ्री रेडिकल में होता है ये यहाँ अटैक कर देगा, जो H गया है आपका इस पर अटैक कर जाएगा, तो यहाँ आपका बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब आप कर सकते हो वही फिर से वही चीज कि लोन पे रिपल्शन से ये वाला बॉन्ड कमजोर हो रहा है। अब यहाँ से कौन उड़ेगा, मिथाइल में और फिनाइल में पहले कौन आता है, एराइल पहले आता है, तो ये वाला बॉन्ड आएगा यहाँ पर और इसको जाना पड़ेगा, ये बॉन्ड कमजोर हो ही रखा था, तो यहाँ का बन गया ये कुछ इस तरीके से, 2 मिथाइल, O से लग गया ये फिनाइल, यहाँ आ गया प्लस। अब ये कार्बन काफी स्टेबल है क्योंकि वही ऑक्सोनियम कार्बोकैटायन है और 6 अपर कॉन्जुगेशन भी है ऊपर की तरफ से। यहाँ पर आ जाएगा प्लस पे पानी का OH, या कह सकते हो जो OH गया है वो आके लग जाएगा, फिर वो ये कार्बन से 2 हीटोटम, इसे टूटना पड़ेगा, यानी स्टेबल होता है, इधर बन गया आपका कीटोन
और दूसरी तरफ बन गया आपका फिनॉल। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम फिनॉल की प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम डी प्रोडक्शन के लिए भी H2O2 को यूज़ कर सकते हैं, H2O2 MCPBA यानी NaIO4 को। किस तरीके से, जैसे यहाँ से मैंने 1,2 डाइथाइन से प्रोडक्शन कर रखा है कीटोन का, तो यहाँ सल्फर का हो जाएगा MCPBA ना, ये H2O2 या IO4 ऑक्सीडेशन, तो इस पर प्लस आ जाएगा। अब एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इसके धक्के से खुल जाएगा, डबल बॉन्ड सल्फर, और ये बन गया SO-। यहाँ पर प्लस आ गया है, अब पानी डाला है ना हमने, पानी अटैक करेगा ये कार्बन पे, यहां पर आ गया पानी का OH, अब फिर से वो ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, तो इसके धक्के से इसको जाना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया, कीटोन। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हो गया। अब RSCl LDA, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम यूज कर रहे हैं पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। RSCl जब डालोगे आप या LDA डालोगे पहले, तो LDA क्या करेगा, यहां से निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, ये अटैक कर जाएगा RSCl पे, Cl तो लिविंग ग्रुप पे तो चला जाएगा, तो यहां लग गया आपका R, यहां पर कौन लग गया SR, फिर आपने डाल दिया यहां पर H2O2, वो क्या करता है, हीटेरोएटम का ऑक्सीडेशन। फिर आप हीट करो या मत करो, कमरे पे कराओ इस रिएक्शन को, तो होगा ये कि ये O नेगेटिव ही इस बेस बन जाएगा और इसके H को अटैक कर देगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ से ये सल्फर उड़ जाएगा, तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड कीटोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। H2O2 की मैक्सिमम इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि H2O2 के आपके या MCPB के सारे काम आपके कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन हम जानते ही हैं। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है सिन एंटी मार्कोनिक एडिशन होते हैं, ये वाला बॉन्ड आगे दिया हुआ है पहले से कार्बन सेंटर, धक्का कैसे पड़ रहा है, इस टाइप से, तो अगर ये आगे दिया हुआ है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अच्छा, ये कार्बन सेंटर आगे है तो आगे से हाइड्रोबोरेशन नहीं हो सकता, बैक साइड होगा, माइनस पे कौन आगे लग जाएगा, बोरॉन, क्योंकि बोरॉन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो पीछे की तरफ लग गया बोरॉन Br2, और प्लस पे लग जाएगा आपका हाइड्राइड, क्योंकि प्लस पे तो H नेगेटिव ही आएगा ना। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड तो टूट ही जाएगा, ये वाला तो ब्रेक ही हो जाएगा, तो यहाँ H लग गया, यहाँ R लग गया। अब अगले स्टेप डाला आपने H2O2, तो बोरोन पे लग जाएगा, बोरोन के वैकेंट P में आगे OH हमला कर देगा, यहाँ वैकेंट P होंगे ना, उसमें ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर दे दिए, तो ये बन गया आपका BOOH। फिर से वही बात, लोन पे रिपल्शन, ये वाला बॉन्ड कमजोर हो रखा है, OH को जाना पड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से खिसकेगा और OH यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आगे, ये भी आगे हो चुका है, ये पीछे है ही, ये आ गया O, B के साथ 2 R, OH जा चुका है यहाँ, वही जो OH गया है या बाहर से ही पानी डाल दो, OH की तो कोई कमी है नहीं, यहाँ अटैक करेगा वैकेंट P पे, बोरोन की वैलेंसी पूरी, बोरोन छोड़ के भाग जाएगा और इस नेगेटिव पे H लग जाएगा वाटर का। ठीक है, इस तरीके से आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH माइनस। अच्छा, एक रिएक्शन और है, अगर हीटेरोएटम का ऑक्सीडेशन, अगर आपके पास एलाइलिक नाइट्रोजन कंपाउंड है, तो ऐसे केस में 2-3 के चांस भी बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, अगर मैं डाल दूं H2O2 MCPBA NaI4 नाइट्रोजन